गरीब सास बहू का लकड़ी का कूलर। एक छोटे से गांव में लीलावती अपने बेटे और अपनी बहू के साथ रहा करती थी। लीलावती जंगल से लकड़ियां लाकर गांव में बेच दिया करती थी, जिसके चलते उसे कुछ पैसे मिल जाया करते थे। उन पैसों से वो अपने घर का गुजारा किया करती थी। लेकिन उसका अयाश बेटा हमेशा उसके पैसों का गलत इस्तेमाल किया करता था और घर की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता था। एक शाम उसका अयाश बेटा रोहन घर में बैठा हुआ अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहा होता है। अभी तक माँ नहीं आई। जैसे ही माँ आएगी मैं वैसे ही माँ से कुछ पैसे लेकर अपनी बाटली लेने के लिए चला जाऊंगा। सुबह से एक बूंद भी दारू नहीं पिए, मेरा तो जी भी खराब हो रहा है। अजी कितनी बार समझाया है, ये दारू शराब पीना छोड़ दीजिए, इससे आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। ज्यादा मचमच मत कर, मेरे लिए तो पंखा हिला रही है, इतना ही काफी है। इससे ज्यादा तुझे बढ़कर बोलने की जरूरत नहीं है। बीवी है इसलिए अपनी औकात में रह, वरना तू जानती है ना तेरे साथ क्या करूंगा। रोहन की बात सुनकर बेचारी अंजलि हाथ से पंखा लाकर रोहन को हवा करने लगती है। तभी उसकी बेटी नंदिता कहती है, अरे माँ, केवल पिताजी की ही हवा कर रही हो, मेरी भी हवा करो ना, बहुत गर्मी लग रही है माँ। मैं कह रही थी कि क्यों ना आप भी एक कूलर खरीद लो। हमारे घर में कूलर नहीं है, कूलर की बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है और गर्मी भी नहीं लगती। अरे बेटी, तू तो जानती है ना, तेरी दादी जितना भी कमाती है उसी से घर का गुजारा हो जाता है, उसके ऊपर एक भी रुपए नहीं बच पाते। फिर इतने से पैसे में हम लोग कूलर कैसे खरीदेंगे। अरे कैसी माँ हो तुम, अपनी बेटी की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकती हो। हाँ, तुम जैसी माँ को तो डूब मर जाना चाहिए। अजी ये बात आप बोल रहे हो? आप तो मेरी बेटी के पिता हो, आपको तो बिना कहे उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए। अंजलि की इतना कहते ही रोहन उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है। जुबान बहुत चलती है तेरी कैंची की तरह, अगर दोबारा एक और शब्द तूने बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोहन के थप्पड़ मारने पर अंजलि रोने लगती है। तभी वहां पर लीलावती आ जाती है और अपनी बहू को इस तरह रोते हुए देखकर रोहन से कहती है, अरे लगता है तूने आज फिर से बहू के ऊपर हाथ उठाया है। अरे तुझे जरा भी शर्म नहीं आती है कि औरत के ऊपर हाथ उठाते हुए वो तेरा और बच्चे का इतना ध्यान रखती है और फिर भी तू उसके ऊपर अत्याचार करता है। एक तो पहले ही मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है और ऊपर से तुम हो कि मुझे ही डांट रही हो। हाँ, लाओ जल्दी से मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे अपनी बाटली खरीदनी है, बाटली। मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है और जो पैसे है वो मैंने घर के कूलर लाने के लिए रखे हैं। हमारी बिटिया नंदिता गर्मी में मरती है, हमें घर में कूलर लेकर आना चाहिए। रोहन ही सुनते ही गुस्से में आ जाता है। अरे तुम दोनों सास बहू ने अपने आप को समझ क्या रखा है? हाँ, मेरे कहने या ना कहने की इस घर में कोई वैल्यू है कि नहीं? मैंने कहा ना मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, अगर मुझे अभी के अभी पैसे नहीं मिले तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं बोल दिया हूँ। अरे तू मेरा बेटा है, मेरे सामने ऊंची आवाज करके बोल रहा है? मैं तेरी माँ हूँ माँ, क्या तू मेरे ऊपर हाथ उठाएगा? रोहन लीलावती से इतना कहते ही उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारता है। मारूंगा नहीं, मार दिया, अब मुझे पैसे देती है नहीं। लीलावती रोहन को पैसे नहीं देती है, लेकिन रोहन उसके हाथों से पैसे छीन लेता है, जिसके बाद रोहन उन पैसों को ले जाकर अपनी अय्याशियों में उड़ा देता है। वहीं घर पर बेचारी दोनों सास बहू बहुत जोर से रोने लगती है। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है, कौन से पाप कर दिए जो मैंने इतना गंदा बेटा पैदा किया। इससे अच्छा होता कि मैं बिना संतान के रहती, मेरी कोई औलाद ही ना होती। ऊपर से मैंने तेरी जिंदगी भी खराब कर दी। ऐसी बात नहीं है माँ जी, मेरे लिए एक देवी जैसी माँ मुझे मिली और एक प्यारी सी बेटी, और मुझे क्या चाहिए? मेरे लिए तो इतना ही काफी है माँ जी। अंजलि की ये बात सुनकर लीलावती को खुशी मिलती है और वो उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद लीलावती जंगल से लाई हुई लकड़ियों को काटने लगती है। एक के बाद एक लीलावती लकड़ी काटती रहती है। तभी उसके सामने एक बहुत प्यारी सी लकड़ी आती है, जिसे देखकर लीलावती कहती है, कितनी प्यारी लकड़ी है, लेकिन मैं इस लकड़ी का करूंगी भी क्या? इससे अच्छा तो इसे काटकर बेच दूंगी, कम से कम कुछ पैसे तो मिलेंगे मुझे। ऐसा कहकर लीलावती कुल्हाड़ी उठाती है और लकड़ी पर मारने ही वाली होती है कि तभी अचानक से लकड़ी बोल पड़ती है, अरे नहीं नहीं, मत मारो, मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं कोई मामूली लकड़ी नहीं हूँ, मुझे मारकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा।
लकड़ी को ऐसा बोलता हुआ देखकर लीलावती के हाथों से कुल्हाड़ी भी नीचे गिर जाती है और जिसके बाद लीलावती लकड़ी से कहती है, ये कैसा करिश्मा है, तुम लकड़ी होकर बात कर रहे हो। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, एक लकड़ी बात कैसे कर सकती है। मैं कोई मामूली लकड़ी नहीं बल्कि जादुई लकड़ी हूँ। अगर तुम मुझसे कुछ भी बनाओगी तो वो चीज जल्दी बन जाएगी और तुम उससे हमेशा लाभ उठा सकती हो। और अगर मैं तुम्हें सिर्फ काट कर बेच दूं तो? इससे तुम्हें ही भारी नुकसान होगा, क्योंकि मुझसे जो फायदा तुम उठा सकती हो वो फायदा तुम उठा नहीं पाओगी। लकड़ी की ये बात सुनकर लीलावती को लालच आ जाता है, जिसके चलते वो लकड़ी को काटती नहीं है और उसी लकड़ी से एक लकड़ी का कूलर बना देती है। अरे ये क्या, मैंने तो लकड़ी का कूलर बना दिया, लेकिन अब इसको चलाऊंगी कैसे? हमारे घर में तो बिजली का कोई कनेक्शन ही नहीं है। लीलावती के इतना कहते ही लकड़ी का कूलर अपने आप चलने लगता है, जिसकी हवा खाते ही लीलावती बिल्कुल फ्रेश महसूस करती है और साथ ही बहुत खुश हो जाती है। वो खुशी के मारे फौरन ही अपनी बहू अंजलि को बुला कर लाती है। अरे ये देखो तो सही, कितना सुंदर है। अरे बहू, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ। देखो, मैंने तुम्हारे लिए जादुई कूलर बनाया है। ये सुनते ही अंजलि फौरन बाहर आती है और सामने लकड़ी का जादुई कूलर देखकर हैरान रह जाती है। अरे बाप रे बाप, ये तो सच में जादुई लकड़ी का कूलर है, बिना बिजली के चल रहा है। आखिर ये अद्भुत चमत्कार हो कैसे सकता है? लीलावती अंजलि को जादुई लकड़ी के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर अंजलि कहती है, अरे वाह माँ जी, विश्वास ही नहीं होता। ये तो दुनिया का 8वां अजूबा है। और पता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे लोगों की कहावत पूरी हो गई हो। कैसी कहावत? किस कहावत की बात कर रही है? अरे माँ जी, वही कहावत कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर ही देता है। ये सुनते ही लीलावती बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी बहू और अपनी बेटी के साथ कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाती है। अरे वाह माँ, ये कूलर तो बड़ी ही ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारा घर थोड़ी ही देर में शिमला होने वाला है। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब हमें इन गर्मियों में गर्मी कभी नहीं लगेगी। अब हमारे पास लकड़ी का कूलर जो है, चलो अब इस लकड़ी के कूलर को अंदर लेकर चलते हैं, ताकि हम इस लकड़ी के कूलर का आनंद अपने घर में आराम से ले सके। वो तीनों कूलर को अंदर ले जाते हैं, जिसके बाद वो उस पूरी गर्मी कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाती हैं। इस तरह दोनों सास बहू लकड़ी का कूलर बनाकर बेचने लगती है, जिससे उनकी गरीबी भी खत्म हो जाती है और वो अपनी गर्मियां जादुई कूलर की वजह से अच्छी खासी बिताने लगती है। आरती की शादी अनुज के साथ हो जाती है और वो बहू बनकर ससुराल चली आती है, जहां दरवाजे पर फीकी सी साड़ी में खड़ी गरीब गंगा उसका गृह प्रवेश कराती है। आरती बहू, इस कलश को अपने दाहिने पैर से गिराकर गृह प्रवेश करो। आरती गृह प्रवेश करके अंदर आती है, जहां अपने ससुराल में 2 टूटे फूटे पुराने कमरे देखकर वो मन ही मन कहती है, मैंने तो सोचा था कि मेरा ससुराल बहुत ही सुखद और समृद्ध होगा, मगर ये क्या, इतने बड़े क्रिकेट टीम के लिए बस 2 कमरे। ये तो वही मिसाल हो गई, खोदा पहाड़ निकली चुईया। क्या सोचा था और क्या मिला। आरती बहू, अरे ओ आरती बहू, कहाँ खो गई? कहीं नहीं माँ जी। अनुज बेटा, बहू को कमरे में ले जा, थक गई होगी। जी माँ, चलो आरती। अनुज आरती को कमरे में लेकर चला जाता है। तभी नेहा तकिया उठाकर पसीना पोंछते हुए आरती के कमरे में जाने लगती है। अरे नेहा, तो कहाँ जा रही है? माँ, अनुज भैया और भाभी के कमरे में सोने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी लग रही है। नेहा, तेरे भेजे में भूसा भरा है क्या? तुझे समझ में नहीं आता? आज ही तो तेरे भैया भाभी की शादी हुई है, आज तुझे यहीं सोना होगा, समझी? ये सुनकर गर्मी से परेशान नंद गुस्से में पिनकते हुए तकिया पटककर सो जाती है, मगर कुछ ही देर में गुड्डी और राजू गर्मी से परेशान होकर रोते हुए उठ जाते हैं। क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? माँ, पंथे ते बिना बहुत तेज दलमी लग रही है, तलो दूसरे तमले में तलते हैं। हाँ माँ, हमसे इस गर्मी में नहीं सोया जाएगा, चलो ना पंखे की हवा में सोते हैं। बच्चों, उस कमरे में चाचा चाची सोए हैं, आज हमें यहीं सोना है। माँ भाभी, कब तक हम ऐसे किश्तों में जिंदगी काटते रहेंगे? आप लोगों को यहाँ गर्मी में उबलना है तो उबलते रहो। चलो राजू, गुड्डी, हम पंखे वाले कमरे में चलते हैं। इसके बाद नेहा जोर जोर से आरती के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है और जैसे ही आरती दरवाजा खोलती है, राजू, गुड्डी और नेहा अंदर घुस जाते हैं, जिस कारण बहू का मुंह बन जाता है। अरे क्या बात है नंद जी, आप और बच्चे यहाँ? वो क्या है ना भाभी, बाहर वाले कमरे में पंखा नहीं है, इसलिए गर्मी से नींद नहीं आ रही। क्या हम आपके कमरे में सो सकते हैं?
बस यही कमी बाकी रह गई थी, जो सुहाग रात के दिन ही मेरी ये नल्ली नंद और एक कच्चे बच्चे कबाब में हड्डी बनने चले आए। हाय हाय मेरा गरीब ससुराल। हाँ 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 हाँ, आओ ना नंद जी। इसके साथ नेहा, राजू और गुड्डी पलंग पर पसर कर पंखे की हवा में सो जाते हैं, जिसके बाद बहू को जमीन पर चटाई बिछाकर सोना पड़ता है, जिस कारण रात भर बहू पसीने से भीगी रहती है। तभी सुबह के 5 बजे संगीता उसे उठा देती है। उठ जाओ देवरानी जी, सुबह हो गई है। पता नहीं कैसे नमूने ससुराल वाले मिले हैं। रात को ये चंगू मंगू और नंद ने मेरी नींद हराम कर दी और सुबह सुबह जेठानी जी राशन पानी लेकर शुरू हो गई। बेचारी बहू न चाहते हुए भी आधी अधूरी नींद के साथ उठकर नहा धोकर सभी के लिए भरी गर्मी में नाश्ता बनाती है। अरे वाह बहू, खाना तो बड़ा ही जायकेदार बनाया है तूने, और कचौड़ी तो बड़ी ही खस्ता बनी है। मैंने तो भरपेट खा लिया। मुझे तो नींद सी आ रही है। ये कहकर बनवारी बहू के कमरे में आकर पंखे की ठंडी हवा में सो जाता है, जिसके बाद एक एक करके सास, बच्चे, जेठानी और ननद भी कमरे में आकर पंखे की हवा में फैल जाते हैं। वहीं बेचारी बहू के माथे से सारा दिन टप टप पसीना बहता रहता है, जिससे चिढ़कर वो कहती है, पता नहीं किस गरीब खाने में आकर फंस गई हूँ मैं। अपने ससुराल को लेकर कितने सपने देखे थे। मेरा ससुराल ऐसा होगा, वैसा होगा। सोचा था कि मेरा ससुराल ढेर सारे कमरों का बड़ा सा बंगला होगा और सभी कमरों में एयर कंडीशनर, एसी भी लगी होगी। मगर एसी तो दूर, यहाँ पंखा भी सिर्फ एक ही कमरे में है, जिसमें ही मेरे गरीब ससुराल वाले मेरे ही कमरे में मेरे ही पंखे के आगे पसरे रहते हैं। आरती खुद से बातें ही कर रही होती है कि तभी उसकी जेठानी संगीता आकर कहती है, क्या बात है देवरानी जी, बड़ी परेशान लग रही हो। परेशान नहीं हूँ तो और क्या करूँ जेठानी जी, सारा दिन तो मेरे ससुराल वाले मेरे कमरे में जमे रहते हैं। किसी को भी मेरी पड़ी ही नहीं है कि बेचारी बहू बिना पंखे के सारा दिन गर्मी कैसे झेलती है। आरती की बातों में झलकती गर्मी की लाचारी देखकर संगीता ये बात अपनी सास गंगा और ससुर बनवारी को बताती है। माँ जी, बाऊ जी, हम लोग गर्मी से बचने के लिए अपनी अपनी सोचते रहे, इसलिए देवरानी जी की परेशानी देख नहीं पाए। हाँ बड़ी बहू, तू ठीक कह रही है। अब चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न झेलनी पड़े, हम बहू के कमरे में नहीं जाएंगे। उस रात ससुराल के कोई भी सदस्य बहू के कमरे में सोने नहीं जाता। तभी सारी रात बड़ी गर्मी में बिना पंखे के सोते हैं, जिससे कि किसी को नींद नहीं आती। वहीं आरती अपने पति अनुज के साथ अपने कमरे में आराम से सोती है। कुछ दिन गुजरने के साथ लगातार बिना पंखे की गर्मियों में सोने के कारण बहू के गरीब ससुराल वालों के शरीर पर लाल लाल दाने निकल आते हैं, जिससे गुड्डी और राजू बहुत रोते हैं। माँ कुछ तलो ना, हमारे लिए एक पंथा मंगवा दो ना, हमसे इस गर्मी में नहीं लाद आता। दादाजी, दादी माँ, आपको पता है हमारे सभी दोस्तों के घरों में महंगी महंगी एयर कंडीशनर, एसी और कूलर है, और हमारे घर में एक ही पंखा है। क्या हम एक और पंखा नहीं ले सकते? हम इतने गरीब क्यों हैं? बच्चों की बात सुनकर बनवारी की आंखों में गरीबी और लाचारी के कारण आंसू भर आते हैं और वो कहता है, कितना बेबस और लाचार हो गया हूँ मैं, जो अपने घर परिवार के लिए एक पंखा भी नहीं खरीद सकता। हम गरीबों की गर्मियां ऐसी ही होती हैं। बच्चों, इस दुनिया में हमसे भी गरीब लोग हैं जिनके सर पर छत नहीं और उन्हें कड़ी धूप में फुटपाथ पर बिना पंखे के रहना पड़ता है। अपने गरीब ससुराल वालों को गर्मी में गुजारा करता देखकर आरती की आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं और वो कहती है, सासू माँ, ससुर जी, जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस घर परिवार को लेकर नहीं चल पाई, मगर आज मुझे पता चला कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो मुझे स्नेह भरा ससुराल मिला। आज से मेरा ससुराल गर्मी में नहीं सोएगा। चलिए पंखे की हवा में चलते हैं। बहू के रूखे स्वभाव में आए बदलाव को देखकर गरीब ससुराल वालों का नीरस मन खुशी से भर जाता है, जिसके बाद बहू और उसके गरीब ससुराल वाले एक ही पंखे की हवा में बड़ी ही मुश्किल से रहते हैं। तो वहीं बेचारी बहू सारी रात पंखा भी झोलती है। अरे बहू, तू अब तक जाग रही है, सोई नहीं? माँ जी, मुझे नींद नहीं आ रही, जब आएगी सो जाऊंगी। आप भी सोइए। सास आराम से सो जाती है और अनुज आरती को पसीने से तर होता देखकर कहता है, मैं जानता हूं आरती, तुम इस गर्मी में कैसे गुजारा कर रही हो।
मैं जानता हूँ एक लड़की जब शादी करके अपनी ससुराल आती है तो उसकी आंखों में हजारों सपने होते हैं। मैं तुम्हारा कोई भी सपना पूरा नहीं कर पाया, तुम्हें इस गरीबी के सिवा कुछ नहीं दे सका। अजी सुख दुख का आना जाना तो लगा ही रहता है, मगर इस गरीबी में हमारा परिवार साथ तो है। अब सो जाइए। अपने गरीब ससुराल वालों के लिए बहू का प्यार भरा दिल देखकर अनुज बहुत खुश होता है और अनुज पैसे बचाकर अपनी पत्नी के लिए नया पंखा खरीद कर ले आता है। अरे बेटा, तू नया पंखा खरीद लाया, मगर अपनी तनख्वाह तो तूने घर खर्च में दे दी, फिर ये पैसे कहाँ से आए? माँ, इस महीने फैक्ट्री में मैंने जो ओवर टाइम लगाया था वो पंखा उन्हीं पैसों से आया है। अब मेरे परिवार को गर्मी से परेशान नहीं होना पड़ेगा और न ही मेरी पत्नी को। ये दे तो ताती ताता आपके लिए पंखा ले आए। आरती बहू, जाने कितने अरमान लेकर तू बहू बनकर ससुराल आई थी, मगर यहाँ तुझे गर्मी और गरीबी झेलने के सिवा कुछ भी नहीं मिला। तूने अपने हिस्से की हवा भी हमारी नींद पर न्यौछावर कर दी, मगर अब तुझे गर्मी में नहीं रहना पड़ेगा। इसके बाद मासूम राजू और गुड्डी खुशी से घर में आए नए पंखे की आरती तिलक करते हैं और अनुज पंखे को दूसरे कमरे में सेट कर देता है, जिसके बाद बहू या उसके गरीब ससुराल वालों को गर्मी में नहीं सोना पड़ता, बल्कि सभी पंखे की हवा में सुकून भरी मीठी नींद सोते हैं।